आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट 2 है। कल हमने कितना पढ़ लिया था? कल हमने पॉइंट पढ़ा था टीपीए एक्ट डील्स विद एक्ट ऑफ पार्टीज। पढ़ा था ये। अब एक्ट ऑफ पार्टीज पर भी एक्सेप्शन है कि यहाँ टीपीए डील नहीं करता। ये कहां पर है? सेक्शन 2 के डी में देखो लिखी है। मेरे खोल लो फोन में नहीं है। 2D कहता है सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट एनी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय और इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। तो एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन नंबर 57 और चैप्टर 4 ये एक्ट ऑफ पार्टी से डील नहीं करता। ठीक है, कल का तो ये था। आज ये भी देखेंगे टीपीए कहां पर अप्लाई नहीं होता। वेयर टीपीए एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। कहां का अप्लाई नहीं होता? पंजाब हरियाणा में, ठीक है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। और दिल्ली भी तो नहीं अप्लाई होता। 3 चीज और बताई थी मैंने। ऑपरेशन बाय लॉ, ऑर्डर ऑफ कोर्ट या टीपीए अप्लाई नहीं होता, और गवर्नमेंट ग्रांट पर अप्लाई नहीं होता, और कहां नहीं अप्लाई होता? बताया था। मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होता, कुछ पर ही होता है। ठीक है, बाकी के लिए क्या काम करेगा? सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बताया था। और कहां नहीं अप्लाई होगा? विल पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? विल पर क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि देखिए किसके लिए होता है? एक्ट ऑफ पार्टी, एक्ट ऑफ पार्टीज। विल तो जब भी काम आएगी ना, जब कोई एक्सपायर हो जाएगा, कोई मर जाएगा, एक्ट काम हुआ, एक पार्टी का एक्ट काम हुआ। और कहां नहीं अप्लाई होता? पढ़ा नहीं? सेक्शन 129 पढ़ो टीपी एक्ट का। और सेक्शन 2 पढ़ो। सेक्शन 2 का लास्ट पैरा पढ़ो। कहता है नथिंग इन द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मद लॉ। सेक्शन 2 का लास्ट पैरा क्या कहता है? चैप्टर 2 जो है वो मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होगा। तो क्या लागू होगा? पर्सनल लॉ लागू होगी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगी। ठीक है, 129 देखो गिफ्ट का। कहता है सेविंग नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेट्स टू गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ और शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मद लॉ। ठीक है, तो सेक्शन 129 टीपीए का। और कहां लागू? मना करता है मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ और मुस्लिम लॉ, यहाँ पे टीपीए लागू नहीं होगा।
चलो कोई नहीं, बता दो दिया ही मैंने, ठीक है। कल ट्रांसफर बता दिया था, ट्रांसफर किसे कहते हैं? ट्रांसफर क्या होती है? क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये पढ़ा था ना? ट्रांसफर तो पढ़ लिया था। प्रॉपर्टी भी बताया था। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी दो होती है, टेंजिबल और टेंजिबल कौन सी होती है? जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि राइट एंड इंटरेस्ट। और ये क्या होती है? मटेरियल थिंग। ये भी बता दिया था कल। अब देखिए, बात करता है दो तरह की प्रॉपर्टी की। एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनेशन क्लॉज में जाओ, देखो डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 3 में जाओ। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बता रखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया हुआ है यहाँ पर कि क्या होती है। डिफाइन किया है? नहीं किया। ये सीधा बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड क्या ने इंक्लूड कर दी? स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। दिख रहा है ये? हाँ, थोड़ा सा और क्या नहीं करती? ग्रोइंग क्रॉप्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको इंक्लूड नहीं करती, तो ये क्या हो गया फिर? ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी ये नहीं कि यही मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा भी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो होती है उसके लिए सोगा डील करता है, ठीक है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हुआ है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 क्लॉज 26। क्या कहता है जनरल क्लॉजेस एक्ट? जब हमें कोई डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती तो एक बार हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को देख लेते हैं, वहां पर्टिकुलर डेफिनेशन मिल जाती है। क्या बोलता है ये? लैंड को इंक्लूड करता है और पढ़ा नहीं कुछ भी। पहला ये एक करता है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। इसके लिए कभी कभी पूछ लेते हैं मेंस में 2 से 5 नंबर में। और तीसरा लैंड अटैच्ड टू द लैंड अटैच्ड टू द, ठीक है। अब लैंड अटैच टू द अर्थ का है, देखो ये भी तुम्हारी इसी डेफिनेशन क्लॉज में मिल जाएगा। डायरेक्ट में देखो लिखा है अटैच टू द अर्थ मींस 3 पॉइंट दे रखे हैं।
आ रहा है इधर, ये दिख रहा? रिमूवल प्रॉपर्टी में पहला तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है बेनिफिट अराइजेस आउट ऑफ लैंड, और तीसरा है थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। ये तीन चीजें है ना, इसमें पूछ लेते हैं ये क्या होता है, और इसमें भी पूछ लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स एंड पेनल्टी। ये पूछ लेते हैं इसका क्या मीनिंग होता है, एक एक करके समझते हैं इस चीज को। लैंड का मतलब तो क्लियर है, लैंड का मतलब नॉर्मल लैंड, जमीन, ठीक है। इसको समझते हैं बेनिफिट वाले को। बेनिफिट अराइजेस आउट ऑफ लैंड। मान लो मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये ए की, ठीक है, और ये इसने बी को बेच दी। अब ये बी ने ले ली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके ऊपर मान लो पेड़ वगैरह थे, ये बहुत सारी चीज थी, बैल थे, जो भी था, बहुत चीजें थी इसमें। तो क्या ये कह सकता है मैंने आपको लैंड बेचा है, इसके अंदर ये जो पेड़ वगैरह ये सब नहीं बेचे? तो पेड़ से जो फल वगैरह भी होंगे, या इसमें जो पानी होगा, यहाँ कोई कमरा वमरा बना होगा, ठीक है, उस कमरे का रेंट आ रहा होगा, ये सब बेनिफिट हो गए इस लैंड से रिलेटेड। तो ये भी किसके पास चले जाएंगे? बी के पास, और क्या माने जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट्स अराइजेस आउट ऑफ लैंड यही होता है, उस लैंड से निकलने वाला मिलने वाला किसी भी तरह का बेनिफिट इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। ये नहीं कह सकता बाद में कि सर मैंने तो ये लैंड बेचा था और ये सारी चीजें मुझे निकाल के दे दो, जैसे पेड़ लग रहे तो निकाल के दे दो, ठीक है। लास्ट क्या था इसका? थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तीन चीजों को इंक्लूड करता है। ये भी कहता है रूटेड इन द अर्थ, ठीक है। दूसरा कहता है एम्बेडेड इन द अर्थ, और कहता है अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। ये तीन चीजों को ऐड करता है। तो इमूवेबल रूटेड इन द अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जो अर्थ के अंदर हमने रूट कर दिया है, जैसे पेड़ है ना, तो ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर जो फल वगैरह लग रहे हैं बेनिफिट्स हैं, बता दिया, ठीक है। एम्बेडेड इन द अर्थ क्या है? जैसे इसमें हमने मकान बना लिया, पिलर्स वगैरह, ठीक है, पिलर्स हो गए, पोल हो गए, जो भी कुछ हो गए, ये सब क्या है? एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब अर्थ में लगाए हुए, और ये थोड़े परमानेंट नेचर के हैं, ठीक है। एम्बेडेड इन अर्थ का मतलब ये होता है, जैसे घर बना लिया, मकान बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो थोड़े से लैंड के अंदर है, ठीक है। अब ऐसे नहीं फिक्स है कि रेडी लगा दी यहाँ पे या खोखा लगा दिया यहाँ पे कि सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, नहीं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अटैच टू द व्हाट इज एम्बेडेड, इसमें जो भी कुछ जो हमने एम्बेड किया है लैंड में, इसके साथ जो भी कुछ अटैच है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। जैसे कि हाउस है, ठीक है, इस हाउस के अंदर विंडोज वगैरह भी लग रही होंगी। ऐसा तो नहीं मैंने ये बेच दिया, एक मैंने ये लैंड बेच दिया, इसमें एक कमरा भी बना हुआ था, उस कमरे में खिड़कियां वगैरह, पंखे वंखे, बहुत सारी चीजें लगी थी, फिटिंग पंखे वंखे सब कुछ। अब ऐसा तो नहीं इसे बेच दिया बाद में तो सर ये उखाड़ूंगा मैं, तो खिड़की उखाड़ूंगा मैं, तो ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे।
ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पेड़ को यहाँ से अलग करा गया, इस पेड़ को यहाँ से अलग करा गया, मतलब अब मेरी इंटेंशन है इसको यहाँ से हटाने की, काट के हटाने की, तब ये इमूवेबल ना होकर क्या हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा, ठीक है। और मूवेबल प्रॉपर्टी बताया था, स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर्स कुछ नहीं है, जैसे लकड़ी से मकान वगैरह बना लेना, ठीक है, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ग्रोइंग ग्रास, और ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तीनों क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप कहोगे ग्रास भी तो लैंड से निकलती है, ठीक है, ये भी तो लैंड से निकलती है, इसका यूज नहीं है कुछ, ये यूजलेस है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हमने समझा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसको समझ लिया, इसको समझ लिया, ठीक है। अब इस पूरे वर्ड को समझना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते किसको है, क्या होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसके लिए पढ़ो सेक्शन 5। और किसी भी सेक्शन को मैंने बताया था ना, लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होगा, लॉ को कैसे पढ़ा जाएगा, बताया था ना, ये कई बार बताया मैंने। लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होगा, जो भी सेक्शन है ना, उस सेक्शन को ब्रेक कर लो, बताया था ये चीज, ब्रेक कर लो, ब्रेक कर करके हर चीज लिख लो, तो वो अपने आप इजी हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी भी एक पर्टिकुलर में कोई दिक्कत है, उसका इंटरप्रिटेशन देख लो, तुम इंटरप्रिटेशन नहीं देख सकते तो देख लो इसके ऊपर कोई जजमेंट है क्या। जैसे कहीं पर मे लिखा होता है, कहीं पर शैल लिखा होता है, मे का मतलब क्या हो जाता है, डिस्क्रिशनरी, शैल का मतलब हो जाता है मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनके इंटरप्रिटेशन करके जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो क्या करते हैं, बता देते हैं कि शैल को भी आप डिस्क्रिशनरी लो, काफी सारी चीजों में जरूरी है शैल को भी मैंडेटरी मानो, उसको भी डिस्क्रिशनरी में लिया जा सकता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि करो या नहीं करो, शैल का मतलब है करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 5 को ऐसे भी पढ़ सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड ट्रांसफर। सेक्शन 5 को पढ़ने से पहले देख लो चैप्टर 2 है ये, ठीक है। और चैप्टर 2 क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ये बता दिया था, अब यहां दोबारा कंफर्म कर दिया इसने, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसमें कितने सेक्शन है, 5 से लेके 53 और इस 5 से 53 तक है आपके 5 से 37 तो आपके मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर होंगे, और 37 से लेकर 53 तक सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना चैप्टर 2 मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होगा, ये सेकंड सेक्शन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 5 बताता है, डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो सेक्शन को कैसे पढ़ा जाएगा। सेक्शन 5 क्या बताता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, बताया कि क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कहता है इन द फॉलोइंग सेक्शंस, इन द फॉलोइंग सेक्शंस का मतलब सेक्शन नहीं लिखा हुआ, सेक्शंस लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे की भी बात कर रहे हैं।
इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, तो पहले लिखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, फिर आगे ना एन एक्ट, एक्ट का मतलब एक्ट ऑफ पार्टीज, मीन्स एन एक्ट बाय विच a living person ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, कन्वे प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। किसको करते हैं, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। अदर लिविंग पर्सन की जगह लिखा है अदर लिविंग पर्संस, ठीक है। तो यहां भी ऐसे, ठीक है, इनका बहुत मैटर करता है, ऐसे नहीं यहाँ पे। और फिर क्या कहता है, और टू हिमसेल्फ, ठीक है। अब सेक्शन 5 को इतना छोटा कर लिया, तो अब हमें समझने की चीजें कितनी मिली, एक ये समझना है, एक ये समझना है, एक ये समझना है, ये 5 चीजें समझनी है। एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन, कहता है सबसे पहले तो आपको कोई एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्ट कैसे करना पड़ेगा, एक्ट कैसे करना पड़ेगा, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट लगेंगे इसमें। कन्वेस प्रॉपर्टी, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, लेकिन यहां इस कन्वे से ही निकल के क्या आता है, अगर प्रॉपर्टी को कन्वे ही कर दिया तो यहीं से निकल के आता है क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यही बताया था। इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या होगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए ना कि प्रॉपर्टी प्रेजेंट या फ्यूचर है। प्रॉपर्टी तो प्रेजेंट रहनी चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये पढ़ना सेक्शन 6 में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, इसका मतलब प्रॉपर्टी का होना तो जरूरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको आज ही ट्रांसफर करें या आगे ट्रांसफर करें, या तो आज ट्रांसफर कर सकते हैं या फ्यूचर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रांसफर क्यों करेंगे भैया, आज ही क्यों नहीं दे रहे, तो हो सकता है कुछ कंडीशन लगी हो, ठीक है, हो सकता है कुछ कंडीशन लगी हो। तो फिर क्वेश्चन उठ के आता है, तो क्या ट्रांसफर कंडीशनल भी हो सकती है, ट्रांसफर कंडीशनल हो सकती है, कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 10 पढ़ो। सेक्शन 10 बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, इसका मतलब क्या है, कंडीशन लगाई जा सकती है। और सेक्शन 7 पढ़ो, सेक्शन 7 क्या कहता है, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी ईदर होली और इन पार्ट एंड ईदर एब्सोल्युटली और कंडीशनल, ठीक है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कंडीशनल भी हो सकता है। टीपीए इसीलिए बताया कि कंडीशन अगर लगेंगी तो कैसी लगनी चाहिए, ठीक है, कंडीशंस ऐसी ना लगनी चाहिए कि दूसरे को मिले ही ना। और कहता है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्संस, तो सबसे पहले तो टू वन और मोर एक पर्संस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, क्या एक ही प्रॉपर्टी को काफी लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस सर। कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्संस। तो क्या कोई लिमिट दे रखी है कितनों को ट्रांसफर किया जाए, नो लिमिट। क्या कई सारे बंदों की प्रॉपर्टी है, एक्स की, वाई की, जेड की, क्या ही किसी एक को या और पीक्यूआरएस को दे सकते हैं, दे सकते हैं। कहीं कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि प्रॉपर्टी का मालिक एक ही हो। और ये टू हिमसेल्फ, तो ये बताओ कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को खुद खरीद सकता है या खुद ही ट्रांसफर कर सकता है अपने लिए,
कर सकता है? Yes. कैसे कर सकता है? जैसे अगर वो ट्रस्ट बना दे, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए की। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए की। ये तो इसके नाम पर ही है। अब ये हिमसेल्फ ये अपने नाम पर ट्रांसफर कैसे कर सकता है? अगर ये कोई ट्रस्ट क्रिएट करे और उसमें अच्छा, ये ट्रस्टी बन जाए। हाँ जी, अगर ये ट्रस्टी बन जाए, किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बन जाए, ट्रस्टी क्यों बनेगा ये? किसी के बेनिफिट के लिए। ट्रस्ट एक्ट बताएगा किसी के बेनिफिट के लिए, जैसे कि अनमोल चाइल्ड को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये यहीं से आता है कि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर क्या है? लिविंग पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब सेक्शन 5 के हिसाब से अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेक्शन 5 के हिसाब से, क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड लिविंग पर्सन नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या कहता है, अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो लिविंग पर्सन नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 13 बताता है कि कब अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि किसी को ट्रस्ट बना दो, मतलब ट्रांसफर को इनडायरेक्ट कर दो। मान लो ए की प्रॉपर्टी है, ये कहता है अपने भाई बी से कि ये प्रॉपर्टी मेरे बाद तेरे सन को चली जाएगी, ठीक है। अभी ये अनबॉर्न है, बी की शादी भी नहीं हुई, पता नहीं आगे सन होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा, जब तक ये इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बन जाएगा, ठीक है। तो इसने एज ए ट्रस्ट ट्रांसफर कर ली ना प्रॉपर्टी को, ठीक है। अभी लिविंग पर्सन क्या है? अब ये लिविंग पर्सन क्या है? मतलब जिंदा व्यक्ति। तो क्या जिंदा व्यक्ति को ही ट्रांसफर की जा सकती है? जी सर। क्या पर्पज होना चाहिए इसका? रैशनल क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कभी भी ऑनरलेस नहीं होनी चाहिए। टीपीए का पूरा मतलब यही है कि प्रॉपर्टी कभी भी ऑनरलेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। पर्सनल लॉ क्या कहती है, अगर प्रॉपर्टी का अंत में कोई वारिस नहीं मिला तो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? वापस उसी के पास, स्टेट पे चली जाएगी, कोई वारिस नहीं होगा जब, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मालिक होना चाहिए, इसलिए लिविंग पर्सन कहते हैं। तो लिविंग पर्सन, और देखो इसी में देखो लास्ट में लिखा होगा लीगल पर्सन, सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 की सेकंड पैरा पढ़ो। इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड कंपनी और एसोसिएशन or body of individual whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, association or bodies of individuals, ठीक है। ये क्या करता है, लिविंग पर्सन और लीगल पर्सन की भी बात करता है। जो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन क्या है ये बताता है। लिविंग पर्सन में जो इंक्लूड होते हैं वो कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है, वो वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। लेकिन आगे ये कहता है कि अगर इन्हीं की कोई स्पेसिफिक लॉ है, जैसे कंपनी लॉ वगैरह है, कंपनी के लिए कंपनी लॉ है, किसी के लिए अपनी लॉ है, सोसाइटी एक्ट है, वो अगर मना करते हैं कंपनीज एक्ट में कि कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, नहीं बेच सकती, ठीक है, तो वो प्रिवेल करेगा, ये प्रिवेल नहीं करेगा। आगे की लाइन इसकी है। सेक्शन 5 में ये चीज, इतने इंग्रेडिएंट्स समझ में आए? यस। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे बताओ? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट by which a living person conveys in present or future property in present or in future। कोई भी सेक्शन पढ़ो उसको ऐसे पहले तोड़ दो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज समझ में आ जाएगी, एन एक्ट का मतलब पार्टी का कोई ना कोई एक्ट होना जरूरी है,
by which a living person conveys property in present and future. ठीक है, किसको देनी है? टू वन और मोर other living persons or to himself. ठीक है ना, ये सब बता दिया, देख लो सुधार लो।